नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम खाद्य निरीक्षक परीक्षा सिलेबस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1956, बी 1 अप्रैल 1955, सी 29 मार्च 1956, डी 1 अप्रैल 1965। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में 1 अप्रैल 1955 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किस खाद्य फसल को शामिल किया जाता है? ऑप्शन है ए चाय, बी अफीम, सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी कहवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गन्ना। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में गन्ने की फसल शामिल है और इसके साथ साथ इसमें चीनी शुगर भी शामिल है। इसमें ऐसे चीनी शामिल है जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, या फिर बुरा चीनी, पिसी हुई चीनी, या फिर रवे या चूर्ण वाली चीनी, या फिर कारखाने की प्रक्रियाधीन चीनी जो कि कच्ची माल के रूप में उपस्थित हो। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उचित और लाभकारी कीमत में गन्ना आवश्यक वस्तु की कीमत शामिल है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण को नियंत्रण एवं उपबंध करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन है ए राज्यों के उच्च न्यायालय, बी राज्य सरकार, सी उच्चतम न्यायालय या फिर ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्र सरकार। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और कीमतों में संतुलन लाने के लिए ऐसे वस्तुओं के व्यापार, वाणिज्य के विनिमय और प्रतिषेध के लिए उपबंध बना सकता है और इसी धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का धारा 4 में राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण करता है। धारा 4 के तहत यदि कोई आदेश केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकता है और उस पर कर्तव्यों का अधिरोपण भी कर सकता है और किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार या उनके अधिकारियों या प्राधिकारियों को भी निर्देश दे सकता है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 7 या फिर ऑप्शन डी धारा 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 7 में। अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान धारा 7 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो इसकी रिपोर्ट तत्काल किसे भेजी जाएगी? ऑप्शन है ए राज्य सरकार को, बी जिला कलेक्टर को, सी संभाग आयुक्त को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिला कलेक्टर को। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो इसकी रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर को दी जाएगी। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का विचारण किसके समक्ष किया जाएगा? ऑप्शन है ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट करता है तो उसके लिए कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? ऑप्शन है ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 9 में मिथ्या कथन के संबंध में उपबंध किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। इसके लिए उस व्यक्ति को कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में उल्लंघन किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10 या फिर ऑप्शन डी धारा 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 10 में। इस अधिनियम की धारा 10 में कंपनियों द्वारा अपराध के बारे में उपबंध है। इसके तहत यदि धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो प्रत्येक जो उस उल्लंघन के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए वे कंपनी भी ऐसे ही उपबंध के दोषी समझे जाएंगे तथा उसके अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था, उसने ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 13 या फिर ऑप्शन डी धारा 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 12 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध धारा 12 में किया गया है। धारा 12 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी बात के होते हुए भी धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के बारे में 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना का दंडादेश पारित करना महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। इसमें आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने का दंडादेश महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 42 में। अधिनियम की धारा 42 के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना की जाती है। राज्य आयोग साधारणतः राज्य की राजधानी में कार्य करता है और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कृत्यों का पालन करता है जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर जो वह ठीक समझे राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखाएं स्थापित कर सकती है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और न्यूनतम 4 सदस्य होते हैं। राज्य आयोग की अधिकारिता के संबंध में प्रावधान धारा 47 में दिया गया है। राज्य आयोग 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के परिवादों का ग्रहण करता है। कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना का प्रावधान धारा 28 में है। इसमें अध्यक्ष और 2 न्यूनतम सदस्य होते हैं और यह 1 करोड़ से न्यूनतम मामलों को देखती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को किस न्यायालय के समक्ष शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन है ए सिविल न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी फौजदारी न्यायालय या फिर ऑप्शन डी जिला न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिविल न्यायालय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को सिविल न्यायालय के समक्ष शक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के वितरण का प्रकटीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए स्थानीय प्राधिकारी, ऑप्शन बी नोडल अधिकारी, ऑप्शन सी केंद्र सरकार या फिर ऑप्शन डी राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य सरकार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का वितरण का प्रकटीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? ऑप्शन है ए स्थानीय प्राधिकारी, ऑप्शन बी नोडल अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार या फिर ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 24 के अनुसार खाद्य सुरक्षा करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उसका मॉनिटरिंग के बारे में उल्लेख किया गया है और इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार के ऊपर है।
इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख धारा 40 में है।